हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। इस सीरीज के अंदर आपसे हम रूबरू होंगे इन क्वेश्चंस को लेकर, इनका सॉल्यूशंस को लेकर। प्यारे दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू बनाए रखना। क्वेश्चन की हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करें तो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने बेटे को समाधान दिया है? तो राष्ट्रपति है अमेरिका के, यूएसए के। नाम है जो बाइडेन। ने अपने बेटे को क्या दे दिया है? समाधान दिया है। यानी उनके बेटे का नाम है हंटर बाइडेन। जिनके ऊपर दो अपराध है। कितने अपराध है? दो। एक तो टैक्स चोरी का और दूसरा है बंदूक रखना, विदाउट लाइसेंस बंदूक रखने का, बिना लाइसेंस बंदूक रखने का। टैक्स चोरी के मामले में उन्होंने यानी इस चोरी की है, इसके लिए कोर्ट के सामने उन्होंने यानी अपराध भी स्वीकार कर लिया है। अगर अमेरिका के अंदर कोई टैक्स चोरी करता है तो उसको अधिकतम 17 साल की सजा। अगर कोई बंदूक रखता है तो इसको 25 साल की सजा मिलती है। 25 साल की सजा मिलती है। तो जो बाइडेन ने अपने बेटे को जाते जाते उन्होंने क्या कर दिया है? समाधान दे दिया है, जिसके कारण उनको इन मामलों से रफा यानी बरी कर दिया है। तो ये यूएसए के राष्ट्रपति है और जो बाइडेन है उनका कार्यकाल 19 जनवरी 2025 तक है। 20 जनवरी 2025 को नए राष्ट्रपति बन जाएंगे, जिनका नाम होगा डोनाल्ड ट्रंप। अब हम सॉल्यूशन देखें तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने बेटे हंटर बाइडेन को राष्ट्रपति समाधान दे दिया है, जिसके कारण विवाद गहराता जा रहा है, क्योंकि इसकी आलोचना कर रहे हैं अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। हंटर को दो आपराधिक मामलों में उनको सजा सुनाई गई थी। यानी सितंबर महीने की हम बात करें तो हंटर ने टैक्स चोरी के मामले में अपराध स्वीकार कर लिया था और उनके ऊपर एक बंदूक खरीदने या बंदूक रखने का आरोप भी था। बंदूक खरीदने के मामले में, विदाउट लाइसेंस बंदूक खरीदने के मामले में 25 साल की सजा और टैक्स चोरी करने के मामले में 17 साल की सजा मिलती है। कहाँ? अमेरिका के अंदर। अब हम देखते हैं अमेरिका और भारत के राष्ट्रपति के समाधान की प्रक्रिया के अंदर। अमेरिका में राष्ट्रपति समाधान प्रक्रिया के अंदर संघीय अपराधों में माफी देने का अधिकार है। संघीय कोई अपराध कर दिया उसमें माफी देने का अधिकार राष्ट्रपति को है। पूर्ण और बिना शर्त माफी का संविधान में जिक्र है। या तो पूर्ण माफी दे दी जाती है या बिना शर्त माफी देने का इसमें जिक्र है अमेरिका के संविधान के अंदर। निर्णय लेने की स्वतंत्रता, अमेरिका का राष्ट्रपति कोई सा भी निर्णय ले सकता है माफी से संबंधित। भविष्य में होने वाली सजा, अगर इसको लगता है अमेरिका के राष्ट्रपति को कि भविष्य में इनको सजा हो सकती है तो उसको समाप्त कर सकता है। लेकिन जो प्रांतीय 50 प्रांत है अमेरिका के, उन 50 प्रांतीय मामलों में या प्रांतीय अपराधों में अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं दे सकते समाधान। प्रांतीय अपराधों में समाधान का अधिकार गवर्नर के पास होता है। प्रांतीय मामले अपराध है उनमें समाधान का अधिकार है, वो गवर्नर के पास ही होता है। लेकिन अगर कोई ऑल ओवर अमेरिका को कोई मामला है या देश का कोई मामला है, उसके अंदर अमेरिका का राष्ट्रपति ही समाधान कर सकता है। तो इसमें जो प्रांतीय जो मामले हैं उनमें एक तो समाधान का अधिकार किसको दे रखा है? गवर्नर को दे रखा है ना। एक तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। हम भारत के राष्ट्रपति की बात करें समाधान की, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? मुर्मू जी है, द्रौपदी मुर्मू। अनुच्छेद 32 के अंदर शक्तियों का जिक्र किया गया है। भारत का जो संविधान है आर्टिकल 72, उसके अंदर जो पावर्स है प्रेसिडेंट की समाधान की, उनका जिक्र किया गया है। सजा को कम करने और खत्म करने का भी राइट है। मृत्युदंड की सजा में भी समाधान का अधिकार है। मृत्युदंड अगर दे दिया गया है तो क्षमा कर सकता है। कोर्ट मार्शल जो सेना के अंदर होता है, कोर्ट मार्शल की सजा में भी दे सकते हैं छूट। सरकार से स्वतंत्र होकर नहीं ले सकते फैसला। यानी जितना अमेरिका का राष्ट्रपति स्वतंत्र है उतना भारत का राष्ट्रपति नहीं है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति अगर समाधान करता है, किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया है और उसको समाधान करता है तो मंत्रिपरिषद की सलाह लेना पड़ता है। यानी मंत्रिपरिषद सर्वे सर्वा है समाधान के अंदर। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति अमेरिका के संविधान में सर्वे सर्वा है। आगे हम दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो हाल ही में वैश्विक प्लास्टिक संधि पर बैठक कहाँ हुई? तो हाल ही में वैश्विक प्लास्टिक संधि पर बैठक बुसान में हुई, जो दक्षिणी कोरिया के अंदर स्थित है। दक्षिणी कोरिया के बुसान में यह बैठक होती है। वैश्विक प्लास्टिक संधि पर बैठक हुई, लेकिन यह जो संधि है वो सफल नहीं हुई।
क्यों नहीं हुई, देखते हैं आगे इसका सॉल्यूशन। वर्ष 2022 में नैरोबी, केन्या, अफ्रीका का केन्या देश है, उसकी राजधानी नैरोबी में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में पारित इस प्रस्ताव का उद्देश्य 2024 तक या 24 के अंत तक प्लास्टिक प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए वैश्विक नियम स्थापित करना था। यानी इस संधि का मेन उद्देश्य था, जो पहले से टारगेट था 2022 से, वहाँ एक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा होती है, उस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के अंदर यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 2024 के अंत तक प्लास्टिक प्रदूषण पर अंकुश लगाया जाएगा और उसके लिए नियम स्थापित किए जाएंगे। लेकिन यह देश किसी समझौते पर पहुंचने से पहले ही विफल रहे। क्यों रहे, ये आगे बताएंगे। प्रतिनिधिमंडल इस बात पर सहमत हुए कि संधि को अंतिम रूप देने के लिए 2025 में एक सत्र का और आयोजित किया जाएगा, जिसे अस्थायी रूप से INC 52 नाम दिया जाएगा। नॉर्वे और रवांडा के नेतृत्व में 66 देशों का एक समूह है, यूरोपीय संघ के साथ मिलकर प्लास्टिक के पर्यावरणीय प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए प्लास्टिक के उत्पादन पर सीमा लगाने के लिए समर्थन कर रहा है। लेकिन हमारा सऊदी अरब और भारत जैसे देश ने हस्ताक्षर करने से क्या कर दिया, मना कर दिया, क्योंकि इन दोनों देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो पेट्रोकेमिकल्स और प्लास्टिक उत्पादन पर बहुत ही डिपेंड है, ने ऐसे किसी भी उपाय का विरोध किया है जो उत्पादन को क्या करता हो, सीमित करता हो। इसलिए यह संधि सफल नहीं हुई। तो विरोध किसने किया, सऊदी अरब और भारत ने किया है, क्योंकि भारत की जो विश्व का लगभग हम बात करें तो 50% प्लास्टिक प्रोडक्शन वो एशिया महाद्वीप में होता है। एशिया महाद्वीप में बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा भारत प्रोडक्शन करता है प्लास्टिक का। दूसरी बात हम बात करें चीन, सऊदी अरब, ये देश प्रोडक्शन करते हैं। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो मुर्दू फर्नांडो किस देश की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। मुर्दू फर्नांडो श्रीलंका की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। मुर्दू फर्नांडो श्रीलंका की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। न्यायमूर्ति मुर्दू निरंपा बिंदुसिनी फर्नांडो को 2 दिसंबर 2024 को श्रीलंका का 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। पहली महिला मुख्य न्यायमूर्ति की हम बात करें तो शिरानी बंडार नायके थी, किसकी, श्रीलंका की। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो महाराष्ट्र में अगले मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे। तो महाराष्ट्र में अगले मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे। एकनाथ शिंदे और अजित पवार होंगे उप मुख्यमंत्री। देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे और अजित पवार बनेंगे उप मुख्यमंत्री। विधानसभा की हम बात करें, महाराष्ट्र विधानसभा की बात करें तो महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर 288 सदस्य है, जिनके अंदर 144 या 145 सदस्य किसी दल के पास होते हैं, तो वो वहाँ क्या बनाता है, सरकार बनाता है। लेकिन हम बात करें बीजेपी के पास टोटल सीटें हैं 132, उसको भी बहुमत नहीं है। बीजेपी के पास अन्य दल है जैसे शिवसेना, शिवसेना में कौन सा, उद्धव ठाकरे वाला नहीं है भाग, ये है शिंदे वाला, एकनाथ शिंदे वाला गुट, शिंदे गुट, जिसको सीटें मिली है 57। एक और है इसके साथ, जो है अजित पवार गुट, एनसीपी, अजित पवार, उसको मिली है 41 सीटें और 4 या 5 अन्य निर्दलीय हैं, यानी इंडिपेंडेंस, कितने हैं, 5। तो ये टोटल कुल मिलाकर 288 में से उनके पास टोटल सीटें आती है 230 के आसपास। और इसका जो गठबंधन है उसको महायुति कहते हैं। क्या कहते हैं, महायुति। तो महायुति के पास है वो 230 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के पास 132 सीटें, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास 57 सीटें और अजित पवार की एनसीपी के पास 41 सीटें। तो इस प्रकार दोस्तों इनके पास बहुमत होने के कारण, बीजेपी की सबसे ज़्यादा सीटें होने के कारण बीजेपी का क्या बना है, मुख्यमंत्री बना है। और एकनाथ शिंदे जो यानी शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का जो एकनाथ शिंदे है उसको उप मुख्यमंत्री और अजित पवार एनसीपी का है उसको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। लेकिन अभी भी इनको गृह मंत्री का जो यानी कार्य मंत्री पद को लेकर अभी भी इनमें तनातनी बनी हुई है। बीजेपी को 5 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन प्राप्त है। अब दोस्तों आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो 4 दिसंबर को वार्षिक नौसेना दिवस 2024 कहाँ मनाया गया, तो ये मनाया गया उड़ीसा के ऊपर या उड़ीसा में। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 दिसंबर 2024 को उड़ीसा के पूरी तट पर नौसेना दिवस आयोजित किया गया। यह दिवस क्यों आयोजित किया जाता है, यह दिवस 3 दिसंबर 1971 के ऑपरेशन ट्राइडेंट की याद में मनाया जाता है, जिसमें पाकिस्तानी नौसेना को करारी शिकस्त दी गई।
क्योंकि पाकिस्तान की जो नेवी है उसने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया था और भारतीय नेवी ने इसका मुकाबला करते हुए इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए जो पेशावर बंदरगाह है, पेशावर बंदरगाह के ऊपर खड़े जो नौसैनिक जो अड्डे हैं, नौसैनिक अड्डों को तबाह कर दिया और वहाँ जो तेल के टैंकर वगैरह थे उनको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, जो 7 दिन तक जलते रहे। और इसमें पाकिस्तान की करारी हार हुई, जिसकी याद में 4 दिसंबर 1971 से नौसेना दिवस मनाया जाता है। आगे हम दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। हाल ही में नए आपराधिक कानून पूरी तरह से लागू करने वाला पहला शहर चंडीगढ़ हो गया है। यानी जो आपराधिक कानून है वो पूरी तरह से लागू करने वाला पहला शहर चंडीगढ़ हो गया है। गृह मंत्री, हमारे जो भारत के गृह मंत्री है अमित शाह, उन्होंने कहा है कि आने वाले 3 साल के अंदर पूरे भारत के अंदर जो नए जो आपराधिक कानून बनाए गए हैं, जैसे पहले आईपीसी वगैरह वो चलते थे, उनको हटाकर जो नए कानून बनाए हैं वो उनको स्टेबलाइज 3 साल के अंदर कर दिया जाएगा। अब सॉल्यूशन देखें तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आज 3 दिसंबर 2024 को आपराधिक न्याय प्रणाली के लिए एक स्वर्णिम दिन है, क्योंकि आज के दिन चंडीगढ़ तीनों नए आपराधिक कानूनों से पूरी तरह से लागू करने वाली पहली इकाई बन गई है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA, ये को सभी पूरे भारत के अंदर 3 साल में लागू कर दिया जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। हाल ही में नुटम्बो नंदी नदतवा किस अफ्रीकी देश की महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है? तो ये नामीबिया की हुई है। किसकी हुई है? नामीबिया। नामीबिया को साउथ अफ्रीका के शासन से 1990 के अंदर क्या मिली थी? आज़ादी मिली थी। नामीबिया की स्वतंत्रता के बाद नंदी नैदतवा है सांसद है और अभी फिलहाल वे उपराष्ट्रपति है, अब वो राष्ट्रपति बन गई है। अपने राजनीतिक कैरियर में उन्होंने कई अहम मंत्रालयों को भी संभाला है। उनकी पार्टी SWAPO यानी साउथ वेस्ट अफ्रीकन पीपुल ऑर्गेनाइजेशन, साउथ वेस्ट अफ्रीकन पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन उसी समय से क्या है, सत्तारूढ़ है, यानी 1990 से ही सत्ता के अंदर सरकार बनाई हुई है। नंदी नदेतवा है अब नामीबिया की 5वीं राष्ट्रपति होंगी। नामीबिया किस मध्य अफ्रीकी देश है और पहले इसके ऊपर किसका अधिकार हुआ करता था? दक्षिणी अफ्रीका का अधिकार हुआ करता था। एक क्वेश्चन और बनता है, नामीबिया वह देश है जहां भारत के कुन्नो अभ्यारण्य के अंदर, कुन्नो अभ्यारण्य जो कहाँ है? MP के अंदर है। इस कुन्नो अभ्यारण्य के अंदर चीते लाए गए थे। सबसे पहले चीते लाए गए नामीबिया से ही लाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें। हाल ही में किस देश में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर चीन के साथ एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी हाल ही में किस देश ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर चीन के साथ एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो देश है नेपाल। नेपाल ने हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में नेपाल और चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने बीजिंग दौरे के दौरान इस समझौते पर क्या कर दिए? हस्ताक्षर कर दिए। अब हम बात करते हैं चीन के बेल्ट एंड रोड पहल के बारे में। यह पहल चीन को बाकी दुनिया से जोड़ने के लिए 2 नए व्यापारिक मार्ग डेवलप करने के लिए मकसद से बनाया गया है। इसके तहत चीन एशिया और अफ्रीका और यूरोप से जुड़ेगा। इसके लिए रेलवे, बंदरगाह, हाईवेज, पाइपलाइन, इसके जरिए नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इसे सिल्क रूट भी कहा जाता है, जो मध्यकाल के अंदर, प्राचीन काल के अंदर हुआ करता था। इस पहल का मकसद क्षेत्रीय एकीकरण में सुधार, व्यापार में बढ़ोतरी, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। हालांकि कई देशों के लिए खतरा भी है, क्योंकि ये आर्थिक जाल में फंस जाएंगे और उनकी आर्थिक जो इकोनॉमी वो कमजोर हो जाएगी। अक्सर चीन को लोन कूटनीति कहा जाता है, यानी ये जो कर्ज देने वाली जो नीति है, इसे अक्सर चीन की जो लोन कूटनीति है वो कहा जाता है। ब्राजील ने इस यानी चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने से क्या कर दिया है? मना कर दिया है। अब हम आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। हाल ही में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज, यानी भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बनाया गया? तो ये रामेश्वरम तमिलनाडु के अंदर बनाया गया। तो आपको दोस्तों पता होगा कि जो इंडिया है उसका जो तमिलनाडु है वहाँ रामेश्वरम जो पार्ट पड़ता है वो एक द्वीप के रूप में है और वो अरब सागर के अंदर स्थित है। अब इनको जोड़ने के लिए रेलवे लाइन बनाई गई। पहले एक ब्रिज हुआ करता था पाबन पुल। उस पाबन पुल को तो यानी वो बहुत पुराना था, 105 वर्ष पुराना था, इसलिए उसको तो नष्ट कर दिया और उसकी जगह एक नया बनाया है, जो यानी सकरा भी था। और जो जो बड़े जहाज आते थे, वो बड़े जहाज उसके टच भी होते थे या वो पार नहीं कर पाते थे, इसलिए थोड़ा यानी बीच में गैप देते हुए इसको थोड़ा बड़ा बनाया है। और
इसके ऊपर जो रेल भी यानी ट्रेन भी जा सकेगी रामेश्वरम के अंदर, और जब कोई जहाज़ वगैरह आएगा तो ये जो पुल है यानी इसको वर्टिकल यानी खड़ा कर दिया जाएगा यहाँ से, तो खड़ा कर देने से वो आराम से जहाज़ गुजर सकेंगे, और फिर जब रेल यानी ट्रेन आने का समय होगा तो ये वापस गिर जाएगा। सॉल्यूशन की बात करें तो नया पंबन पुल भारत का पहला वर्टिकल लेफ्ट रेलवे समुद्री पुल है, जो तमिलनाडु की भारतीय मुख्य भूमि और रामेश्वरम के बीच को संपर्क को बढ़ाने के लिए 105 वर्षीय पंबन पुल की क्या ले रहा है, जगह ले रहा है। पुराने पंबन ब्रिज के बगल में ही बनाया गया है, और पुल भारत का पहला वर्टिकल रेलवे ब्रिज है। इस ब्रिज पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ट्रेन दौड़ेगी। शुरुआत में तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से दौड़ेगी, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते बढ़ाते यह पुल 2.1 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 2.1 किलोमीटर लंबा है। 15 दिसंबर 2024 तक इसको खोला जाने की संभावना है। आगे हम दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो हाल ही में पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीत लिया? तो ये जीत लिया है भारत ने। भारत के जो पुरुष खिलाड़ी है उन्होंने ये पुरस्कार या सॉरी जो कप है जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 ये अपने नाम कर लिया है। और किसको हराकर? पाकिस्तान नल्ला को हराकर पाकिस्तान को हरा दिया है, और इसको हराने के बाद ये जीत लिया है। सॉल्यूशन की बात करें तो भारतीय टीम ने 4 दिसंबर 2024 को हॉकी के फाइनल मैच में पाकिस्तान को 5-3 से मात देकर पुरुष जूनियर एशिया कप 2024 खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल में भारत 5वीं बार जीत दर्ज की है। पहले भारतीय टीम ने 2024 के अंदर जूनियर हॉकी एशिया कप जीता था, 2008 में जीता था, 2015 में जीता था, 2023 के अंदर जीता है, और 2024 में भी जीत लिया। आने वाले टाइम के अंदर 2025 में भी जीतेगा। तो इस प्रकार हमने दोस्तों बात की क्वेश्चन नंबर 10 तक, जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे और आने वाले एग्जाम्स के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे दोस्तों, हमारी ये वीडियो है जो हम बनाते हैं डेली, वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हमेशा यानी हमारा इंतजार करें, हमारी वीडियो का इंतजार करें, जो आपकी लाइफ को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।